प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सर मजे में है ना? वेरी गुड। कई सारे बच्चे अच्छे काम करते हैं, मतलब परफेक्ट इन देयर वर्क्स, होमवर्क टेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से देते हैं, और कई सारे बच्चे उनसे भी अच्छे हैं, है ना? समझ में? ओके माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट थियरी ऑफ द चैप्टर क्या है? ट्रांसफॉर्मर्स। बहुत सारा यूजेस है इसका, बहुत सारी जगह पर इसका यूज हो रहा है। इवन आपके घर में भी 4-5 ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं, आपने देखा है लेकिन नहीं देखा है। फिर से देखा है लेकिन नहीं देखा है। समझाऊंगा, उसके बाद में लास्ट में बताऊंगा कि कहां पर आपने इसका यूज किया है। फाइन, समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। सबसे पहले, in the power station, the power generated, that means the energy generated, it must be transferred, or you can say that transmitted from one place, that is the power station, to the industry, to the domestic stations. ये सब बहुत दूर दूर है। कैसे लाएंगे ये एनर्जी? तो एनर्जी लाने के लिए तो बड़े बड़े पोल्स खड़े किए जाते हैं, वायर्स थ्रू वो एनर्जी यहां पर पहुंचती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता? अगर हायर करंट से वो एनर्जी गई तो यू नो दैट I स्क्वायर R से एनर्जी पावर लॉस बहुत हो जाता है। द लॉस ऑफ द पावर इज I स्क्वायर इंटू R। आप लोगों ने ऑलरेडी 3rd चैप्टर में इसका थोड़ा बहुत नॉलेज ले लिया है। अभी ये स्टेज आ गया है कि वो समझना है परफेक्टली। इन दैट प्लेस द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस विद द हायर वैल्यू ऑफ करंट इन प्लेस ऑफ दैट if it is transferred with the higher value of the voltage, मतलब अगर वोल्टेज की हायर वैल्यू से ट्रांसफर की जाती है तो पावर लॉस कितना होता है प्यारे बच्चों? तो पावर P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है। अगर वोल्टेज हायर होता है तो ये रेजिस्टेंस नीचे आ गया, मतलब लॉस कम हो जाएगा। वो कंडीशन में करंट लेस है तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा। इसीलिए आपने वो हाई राइज पोल देखे होंगे ना, वहां पर क्या लिखा है? डेंजर करके 4000 10,000 वोल्ट ऐसा लिखा है। तो ये 10,000 वोल्ट लेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, ट्रांसफर कैसे करेंगे लोअर टू द हायर? और यही 4000 वोल्ट सिटी में आए और सबके घर में दे दिए तो घर का क्या होगा हाल, है ना? बस ये जो जगह है वही जगह ट्रांसफार्मर को काम करना है। ये वही जगह है जहां पर ट्रांसफार्मर को काम करना है। क्या काम करना है समझ में आ गया। जो पावर स्टेशन है वहां पर लोअर पावर को हायर पावर में, नो, वोल्टेज को करना है, पावर को नहीं। पावर तो सेम है, तो लोअर वोल्टेज को हायर में कन्वर्ट करना है। और जब डोमेस्टिक पर्पस के लिए भेजा जाए तो वो हायर वोल्टेज को लोअर में कन्वर्ट करना है। अभी सिर्फ वोल्टेज तो बदलेगा नहीं बच्चों, वोल्टेज तो बदलेगा नहीं, क्योंकि पावर P इज इक्वल टू V इंटू I। अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, अगर वोल्टेज कम किया तो करंट ज्यादा हो जाएगा। बस यही जो है काम वो ट्रांसफार्मर ने करना है, राइट? सो आपको समझ में आ गया कि क्या होने वाला है। अभी ट्रांसफार्मर हम लोग थोड़ा बहुत समझाते हैं कि हाउ विल इट वर्क, कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है? सो इट इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक 3 वर्ड से पूरा प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत आपको समझा। बेसिकली इट इज यू कैन से दैट सॉफ्ट आयन मैग्नेटिक कोर। ये जो है ना प्यारे बच्चों, सॉफ्ट आयन मैग्नेटिक कोर है, ये 3 डायमेंशन है, राइट? ये एक नहीं है, E3 वाला ऐसे, एक ये E है ऐसे, इसके ऊपर एक I को रखा जाता है। I मतलब सी, दिस इज I। एक I रखा, देखो ये, फिर से E नीचे से, ये वाला नीचे से, तो ऐसे रखे जाते हैं। ऐसे पार्ट्स क्यों किए जाते हैं वो भी मैं समझाऊंगा आज के थियरी में। तो ऐसे सब बनाया जाता है। सो दिस इज द मेड अप विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट आयन, राइट? देन यहां पर एक जो जगह है, यहां पर वायर के वाइंडिंग्स ऐसे किए गए, राइट? ऐसे
देन आफ्टर दूसरी ओर ऐसे वाइंडिंग्स किए जाते हैं, ऐसे वाइंडिंग्स। तो एक वाइंडिंग ऐसे है और एक वाइंडिंग ऐसे, तो एक ही जगह पर दोनों के वाइंडिंग्स किए गए, बट दे आर separated with each other with the help of some insulating material। वार्निश नाम दिया था मैंने आपको, जो वुडन की पॉलिश के अंदर यूज किया जाता है ना, वो वार्निश यहां पर ये वाइंडिंग्स के ऊपर लगाए गए ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, राइट। सेम कंस्ट्रक्शन दूसरे तरीके से भी आप समझा सकते हो, जिसके अंदर यही सिर्फ होता है, ये जो मिडल पोर्शन जो आई होता है ना, वो इसके अंदर नहीं होता है। दोनों का काम करने का तरीका सेम है। ऐसा करने से फायदा क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूं अभी, राइट। अभी यहां पर दूसरे साइड पे भी ऐसे वाइंडिंग्स किए जाते हैं, राइट, ऐसे वाइंडिंग्स। तो ये वाइंडिंग्स इसके जैसे लेकिन दूर दूर की है। सो दोनों कॉइल अलग दिखता है, यहां पर दोनों कॉइल एक ही जगह पर रख दिया है। सो नाउ दिस इज द कंस्ट्रक्शन, राइट। सो हाउ कैन वी एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन? As the core is made up with the help of soft iron material, over which we have to wound this type of windings with the help of this you can say that conducting material with the very less amount of resistance use करना है। यहां पर ये windings का resistance बहुत कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए वो भी आगे आ रहा है, वो मैं बताता हूं। Now this one is called the primary coil and this one is called the secondary coil। So here it is called P primary and here it is called S secondary। The numbers of turns in the primary you can say that NP and the numbers of turns in the secondary you can say that NS। The flux in the primary you can say that it is phi P and the flux in the secondary you can say that phi S। ये सब आपको लिखना है, right। The current passing through this one is called IP primary and the current passing through this one is called IS। The voltage developed here you can say that induced is you can say that it is primary, so EP, and this one is called ES secondary, right। So these are the basic that means you can the physical quantities which are related with the both the types of coil। One more thing, शायद इसमें वाइंडिंग्स कम भी हो सकते हैं, इसमें ज्यादा हो सकते हैं, उल्टा भी हो सकता है, इसमें कम इसमें ज्यादा, वो लास्ट में बताएंगे कि ऐसा क्यों होना चाहिए, राइट। तो ये सब प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया। अभी ये जरूरत क्यों पड़ी? तो अगर यहां से करंट पास होता है, स्पेशली एसी, राइट, स्पेशली एसी करंट यहां से पास होता है, देन द फ्लक्स इज लिंक विद दिस वन। सो बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है इतना सारा, और एसी है तो एक बार ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, क्योंकि ऑल्टरनेट है ना, प्लस माइनस चलता है। तो यहां से फ्लक्स का लीकेज होके लॉस हो जाता है, और लॉस हम लोग बर्दाश्त नहीं करते कभी भी, है ना, चाहे स्टडी हो चाहे ये हो, है ना। वेरी गुड। तो अभी यहां पे फ्लक्स ज्यादा लीकेज होता है, यहां पर कर दिया तो फ्लक्स का लीकेज बहुत कम हो गया और ये फायदे वाला हो गया। सो दैट्स व्हाई दिस इज द अनदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द यू कैन से दैट ट्रांसफार्मर, करेक्ट। नाउ what about the EMF developed in the secondary coil? As you pass the current through the primary coil, the EMF developed in the secondary coil you can say that ES, it is equal to minus NS into d phi S by dt। Very simple, right? Same way in the primary the EMF developed, or you can say that link that is given by NP, then it is d phi P by dt, it is number 2। आई बात समझ में? अभी ये तो EMF इंड्यूस्ड हुआ है प्यारे बच्चों, ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड ड्यू टू द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन दिस वन। बट यू कैन राइट दिस वन विद द फॉर्मूला, यू कैन से दैट VS, यू कैन से दैट इट इज ES। VS मतलब ये पोटेंशियल जो बाहर निकलने वाला पोटेंशियल है वो, इट इज इक्वल टू माइनस NS इंटू d phi S by dt, sorry, d phi S by dt। Then after it is EP is equal to, okay, उल्टा कर दिया मैंने, चलो फिर से लिखते हैं। So it is EP is equal to VP, it is equal to minus NP
इंटू डी फाई पी बाई डी टी, वो भी लिख सकते हैं. दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4. इफ आई टेक द रेशियो ऑफ दिस वन विद दिस वन, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, वी एस अपॉन वीपी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी. आई बात समझ में प्यारे बच्चों? ये बात है, ये प्रिंसिपल भी है और ये काम भी करने वाला है. आगे जो क्वेश्चंस डाले थे ना कि नंबर्स ऑफ टर्न्स ज्यादा, काम क्या होता है, वही बात यहां पर समझाने वाले हम लोग. Isn't it? Now, if we have resistance of this two coil is as minimum as possible, then whatever the energy, you can say that input, same amount of energy the output. But it is an ideal condition. But reality में क्या होता है? Some amount of energy must be wasted in the form of the dissipation of the energy, in the form of heat. And some amount of energy also dissipated in the form of heat. So you can't get the 100% efficiency. So sometimes it may be 95, 90, कई बार तो बहुत ज्यादा हीट हो जाती है तो 60, 70 भी हो जाता है, right? So क्या कहते हैं हम लोग? So in the case of, and you can say that in the case of an ideal condition, whatever the input power, same that is the output power. But reality में नहीं होता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया. सो पावर पी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इट इज आई इंटू वी. सो पावर इनपुट इट इज इक्वल टू पावर आउटपुट. सो इनपुट पावर को क्या लिख सकता हूं मैं, आई इंटू आई पी इंटू वीपी. इट इज इक्वल टू, यू कैन से दैट आई एस इंटू वी एस. बट आई हैव सम वी एस अपॉन वीपी फॉर्मूला. सो इट इज वी एस अपॉन वीपी. माई डियर फ्रेंड्स, इट इज वी एस अपॉन वीपी. So you can say that it is IP upon IS, and this is equal to what? You can say that it is NS upon NP. अभी ये फॉर्मूला आपने समझ लिया तो आपका काम बन गया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से बन गया. अभी देखो, मैंने बताया जहां पे पावर जनरेट होता है वहां पे वोल्टेज हायर करना है. वोल्टेज हायर कर दिया, वोल्टेज हायर कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये करंट लोअर करना ही पड़ेगा, क्योंकि पावर तो फिक्स्ड है. कोई दो नंबर के प्रोडक्ट का आंसर फिक्स है, तो इसमें से किसी एक को बढ़ाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली डाउन होगा ही होगा. तो अगर इनपुट वोल्टेज कम है, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को नाम देंगे स्टेप अप. अगर इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है, तो उसको नाम देंगे स्टेप डाउन, है ना? वो ये डिसाइड करेगा, ये वाला फॉर्मूला. So you can say that now, my dear friends, if NS is greater than NP, वर्ड में लिखा जाए, स्टेटमेंट में लिखा जाए, एक्सप्लेन किया जाए, नंबर्स ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज मोर विथ कंपेयर टू द प्राइमरी कॉइल. अगर ये सेकेंडरी कॉइल में नंबर्स ऑफ टर्न्स ज्यादा है, किससे? प्राइमरी से, तो ये VS ज्यादा होगा VP से, है ना? सो यू कैन से दैट. ओके, इसके ऊपर से और दो फॉर्मूला बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. So Vs is equal to, you can say that Ns upon Np into Vp. ये एक हो गया, राइट? दूसरा वाला Is is equal to, Is चाहिए, Is is equal to Np upon Ns. उल्टा हो जाएगा ना बच्चों, ये इधर जाएगा तो ये Np upon Ns into Ip. ये हो गया, राइट? अभी ऐसी बात से समझना है. तो इफ NS इज ग्रेटर देन NP, इफ NS इज ग्रेटर देन NP, तो क्या होगा बच्चों? सो यू कैन डायरेक्टली राइट, माय डियर फ्रेंड्स, VS इज ग्रेटर देन VP. आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा इनपुट से. एट द सेम कंडीशन IS, देखो NS ग्रेटर देन NP, सो IS इज लेस देन IP. अगर इसको एक साथ में लिखा जाए, बोला जाए, तो क्या होता है? सपोज यहां पे 100 टन से यहां पे 1000 टन है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. तो शायद ऐसा हो सकता है कि आउटपुट वोल्टेज ज्यादा मिले, इनपुट वोल्टेज कम मिले. लेकिन इनपुट वोल्टेज कम है तो यहां पर करंट ज्यादा है, देख सकते हो, ये इनपुट करंट इज मोर विथ कंपेयर टू दी आउटपुट करंट. ये समझना ही पड़ेगा आपको, isn't it? नाउ इससे उल्टा देखा जाए,
ओके, क्या बोलते हैं उसको? स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे ऐसे को। इट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, राइट ना। उससे उल्टा सोचते बच्चों, इफ एन पी इज ग्रेटर देन एन एस, then Vs is less than Vp. If Vs is less than Vp, then Is is greater than Ip, right? और लास्ट में बताया जाए तो इसको क्या नाम देंगे? इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसा बोल सकते हो। स्टेप डाउन का मतलब हायर वोल्टेज लोअर वोल्टेज, स्टेप अप का लोअर वोल्टेज हायर वोल्टेज। अभी बताओ कि कहां पर इसका यूज हो रहा है। See, step-up transformer is used at the power station to transmit the power at the higher voltage. If this type of higher voltage and lower current power is reached at the substation near to the city, this power must not be delivered with the higher voltage. So, at that place, you can say there is a step-down transformer which convert the lower voltage and some amount of higher current. आई बात समझ में? हमारे घर के आसपास 40-50 घर के साथ में बाहर देखा जाए तो एक सप्लाई बनाया हुआ है जिसको हम लोग डीपी बोलते हैं, एक्चुअली उसका नाम है ट्रांसफार्मर। और लास्ट बात, जो आप मोबाइल चार्ज करते हो उसका चार्जर जो है ना, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। देख लेना, बिगड़ जाए तब उसको तोड़ना और उसमें देख लेना कि है क्या उसके अंदर, और ऐसे चार्जर को फिर से लगा के यूज मत करना वरना करंट आपको लगेगा। सो डोंट डू लाइक दैट, लेकिन देख सकते हो अच्छे से, है ना। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर क्या होता है? हमारे घर के अंदर 240 वोल्टेज आता है, करंट कम है, और साथ में आप जब मोबाइल को चार्ज करते हो ना तब उसमें वोल्टेज तो सिर्फ 10 चाहिए, क्योंकि मोबाइल की बैटरी होती है 5, 7, 6, बहुत हो गया। लेकिन करंट देख लेना, करंट कैपेसिटी कितनी होती है? 23 mA, 3000 mA, 5000 mA, 6000 mA। mA का मतलब मिली एम्पियर, तो 6 एम्पियर पे काम करता है, पता है आपका मोबाइल। आई बात समझ में कि नहीं आई? जो फास्ट चार्जर होता है उसका और ज्यादा करंट सप्लाई होता है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर भी ट्रांसफार्मर है। और एक बात, इसके अंदर लॉसेस कहां कहां पर हो सकते हैं? सो वेयर द पावर गेट्स लॉस, बताया ना कि ये कंडीशन इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट एक आइडियल कंडीशन है, हर जगह पर नहीं होती है। कई जगह पर 70, 80, 95% की कैपेसिटी से काम होता है ना। तो वैसा यहां पर ऐसे पावर लॉस कहां पर होता है वो हमको देखना है। सो लेट अस सी इट। ओके, फर्स्ट वन इज द लॉस ऑफ द फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज का मतलब क्या होता है? ये कॉइल अपना पूरा का पूरा योगदान इसको देना चाहती है। ये प्राइमरी कॉइल का करंट पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ में लिंक करवाना चाहती है, लेकिन ये जो मटेरियल है वो थोड़ा बहुत लीकेज ले लेता है और वो मतलब बाहर निकल जाता है मैग्नेटिक फील्ड, और इसी से पूरा का पूरा पावर यहां से यहां पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। So due to the leakage of the magnetic field lines, or you can say that magnetic flux out of this core, we are not getting the 100% amount of energy in the secondary coil, and that's why some amount of loss must be there. This is the first one. Second, resistance of this wire. ये वायर का, कॉइल का जो वायर यूज करते हैं, इट इज नॉट परफेक्टली विद द 0 ohm रेजिस्टेंस। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है 0 ohm रेजिस्टेंस होना, एंड ड्यू टू दैट रीजन व्हाट कैन आई से, सो मैं ये बताना चाहता हूं कि इसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है प्यारे बच्चों। तो ये रेजिस्टेंस खुद एनर्जी खा जाएगा I² into R करके, है कि नहीं? तो वो एनर्जी किसको मिली? किसी को नहीं, लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। तो आप लोग देख लेना, चेक कर लेना कि जब मोबाइल चार्ज होता है तो मोबाइल का जो चार्जर होता है ना तो थोड़ा बहुत गर्म होता है। द रीजन सेम, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट। वैसे मोबाइल चार्ज करते हो तो मोबाइल खुद गर्म होता है, क्यों? क्योंकि बैटरी में चार्जिंग प्रोसेस हो रहा है,
तो वहां पर भी केमिकल एनर्जी जो है ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में हो रहा है, इसीलिए वहां पर भी हीट लिबरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ, दैट मींस एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। थर्ड वन, एडी करंट्स। लास्ट चैप्टर नंबर 7 में आप 6 में सीखा एडी करंट्स क्या है। सो ये तो सॉफ्ट आयन है, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इसमें जाएंगी तो इसके फ्री पार्टिकल्स, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स, कैसे बिहेव करेंगे, मूविंग ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ, मूविंग ऑन द, यू कैन से दैट मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। सो व्हाट हैपन इन दैट केस, क्या बनने वाला है वो केस के अंदर, तो बनने वाला ये है प्यारे बच्चों कि यहां से एनर्जी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ अगेन हीट, हीट के फॉर्मेट के अंदर ये लॉस होना स्टार्ट कर देगी। और ये बात समझ में, बस यही काम करना है हमको कि मिनिमम हो सके। तो याद करो मैंने यहां पे स्ट्रक्चर बताया था कैसे, एक ई आई ई, तो ये होता है। अगर आपके पास पुरानी वाली ट्यूबलाइट पड़ी है, बिगड़ गई है, तो उसके अंदर एक चौक आता है, देख लेना बीच में, अभी फ्री हो तो पुरानी वाली ट्यूब है, बिगड़ गई है, काम की नहीं है, तो उसको थोड़ा तोड़ के देख लेना वो चौक, उसके अंदर कुछ मिलेगा और वो होगा यही ट्रांसफार्मर। सबसे पहला ट्यूबलाइट के साथ में ऐसा वाला ट्रांसफार्मर बनाया गया था। बल्ब बहुत एनर्जी यूज कर लेता था और इसकी जगह पर ये ट्रांसफार्मर वाला ट्यूबलाइट बनाया तो वो एनर्जी कम यूज करता है। अभी तो CFL, वो भी जमाना गया। अभी तो LED एकदम से कम वॉटेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइट दे सकता है, राइट। एंड फाइनली देयर इज अ लॉस ऑफ हिस्टेरेसिस लो। हिस्टेरेसिस, आप बोलोगे सर इसमें कहां से आएगा हिस्टेरेसिस? यस माय डियर, आ जाओ मेरे साथ, बताऊं तुमको कि अगर करंट AC पास हो रहा है तो एक तरीके से ये फ्लक्स, देन एक तरीके से ये फ्लक्स, एक तरीके से ये फ्लक्स, एक तरीके से ऐसा 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 चलता ही रहेगा। सो मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग, ऐसा चलता ही रहेगा। एंड ड्यू टू दैट देयर इज अ लॉस, ड्यू टू दैट देयर इज अ लॉस। तो ये लॉस कभी भी वापस नहीं मिलता है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि सबसे पहले फ्लक्स लीकेज कम करवा सकते हैं, दूसरा ऐसा वायर यूज करो ताकि रेजिस्टेंस कम, तीसरा एडी करंट्स कम हो जाए, इसकी हम लोगों ने जानकारी दे दी, एंड चौथा हिस्टेरेसिस, मतलब मटेरियल ऐसा यूज करो ताकि एनर्जी, उसका जो सॉफ्ट आयन का हिस्टेरेसिस लूप है बहुत पतला होता है, तो इसीलिए वो यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर माय डियर फ्रेंड्स। बहुत अच्छी थियोरी है, आपको कंपलसरी ये लर्न करनी है। ये थियोरी पूछ सकते हैं या इसके ऊपर से कोई एक सम आ सकता है, राइट। सो इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों। पेज नंबर 259, एग्जाम्पल नंबर 7.11, इलस्ट्रेशन नंबर 7.11, लास्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर के लिए। ओके, क्या है, सो दैट द फ्री ऑसिलेशन ऑफ एन LC सर्किट, the sum of the energies stored in the capacitor and the inductor is constant in at any time। मतलब इंडक्टर एंड कैपेसिटर का जो सर्किट है उसके अंदर एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो समझना है। तो सबसे पहले एक कैपेसिटर C कैपेसिटेंस वाला है, दूसरा इंडक्टर L है। तो अगर वो कंडीशन में कोई भी टाइम t के लिए अगर चार्ज देखा जाए एट एनी टाइम T, charge on capacitor is Q is equal to Q naught, then the formula that they use is cos omega t, number one. Now at any time t, current through the inductor is I is equal to Q naught ओमेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे माइनस साइन ओमेगा टी, दिस इज नंबर 2, राइट। ये हमारे दो इक्वेशन बन गए, नंबर 1, नंबर 2। नाउ व्हाट अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड? सो यू कैन से दैट एनर्जी stored in the capacitor is, you can say that E is equal to 1/2 CV square and this is equal to 1/2 C, तो C रहेगा ही, राइट। ओके, मैं ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन चार्ज की है।
So I can't use this one. So I have to use the formula that is q square upon 2c. तो q का स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर. So it is q naught square cos square omega t upon 2c. This is number 3. Right? Now, energy stored in the inductor is, you just say UB, that is equal to, you can say that 1/2 L I square. So ये 1/2 L I square है तो 1/2 L, this is the inductance of an inductor, and now you just write this one. So it is equal to minus Q naught omega, then sine omega t the square. So therefore this UB is equal to, इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/2 L, it is Q naught square omega square sine square omega t. This is number 4. अभी मुझे ये 3 और 4 को ऐड करना है तो I will use, but this omega naught is equal to 1 upon under root LC. Therefore omega naught square is equal to 1 upon LC. If you use this one here, so therefore this UB is equal to, my dear friends, 1/2 L Q naught square omega square, और ओमेगा नॉट स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओमेगा लिख दो. सो इट इज into 1 upon LC, and then there is a sine square omega t. एक L इधर से कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हमारे पास UB का आंसर आ जाएगा Q naught square upon 2C and then sine square omega t. This is my answer, right? And this is number 4. By adding equation 3 and 4, by adding equation 3 and 4, what will you get? So you get U is equal to UE plus UB. अब ये दो को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास एक बात कॉमन है, देख लो, this one and this one. So you are getting it as cos square omega t plus sine square omega t. But what is this? It is 1. So therefore, my dear friends, U is equal to Q naught square upon 2C. That's it. This is our answer for question number 7.11. इसमें कोई ऐसी टर्म है ही नहीं जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो सके. सो इन इक्वेशन, लास्ट में लिखना, इन इक्वेशन 5 the term Q naught and C is constant. It will not vary with the time. So therefore you can say that this U becomes constant. Clear? कोई समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना है आपको, है ना?